मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्स से सब। आज हम NHM स्टाफ नर्स का ऑफिशियल पेपर है जो कि आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो ये पेपर है जो पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर होंगे, लेकिन यहाँ पर 2 सेक्शन में पेपर है। एक सेक्शन है आपका नॉन नर्सिंग और दूसरा है नर्सिंग। तो स्पेशली MP NHM में जो ANM के थ्रू और राजस्थान के थ्रू पेपर है, यूपी में पेपर है, तो वो लोग इस पेपर को ज़रूर देखना, क्योंकि आप सभी का सिलेबस मैं आपको NHM के पेपर इसलिए सॉल्व करा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो कि जो आपको नर्सिंग के अलावा GK GS रीजनिंग वगैरह कैसी आती है, या फिर जो प्रोग्राम वाला सेक्शन है वो किस तरीके से आता है। तो यहाँ पर इस पेपर में 2 सेक्शन है। 2 सेक्शन का मतलब है, पहला है आपका नॉन नर्सिंग, दूसरा है नर्सिंग वाला। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो GK वाले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रीजनिंग आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं। रीजनिंग आपको मैं क्वेश्चन बता सकती हूँ कि किस तरीके से आते हैं, बट आपको सेम एज क्वेश्चन रीजनिंग के तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें चेंज कर दिया जाता है, लेकिन नर्सिंग के क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको रीजनिंग आती है तो सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आपको आते हैं। सबसे पहली चीज़, सीरीज़ के बाद हाइट वाले आते हैं, परसेंटेज वाले आते हैं, कुछ कोड वर्ड दिया जाएगा आपको, वो निकालने के लिए आएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं। और इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत, रिलेशन, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हैं जो दिए गए हैं। क्लियर। हम यहाँ पर बात करेंगे अपने GK GS से रिलेट करते हुए क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 11 से। ये 11 से मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग के आपको 5 से 6 सेक्शन बताए कि मैथ रीजनिंग से आपको क्या आता है। अब GK GS से यहाँ पे मैं आपको हिंट भी करती जाऊँगी कि आपको इस बार क्या आ सकता है। तो यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन में कैंस अवार्ड की बात की गई, प्रीवियस पेपर है, कैंस अवार्ड की बात की गई। कैंस कब हुआ था उससे रिलेट करते हुए अभी रिसेंट में एशियन चैम्पियनशिप हो रही है, फीफा हुआ था। फीफा के जो पहले आपको बहुत सारे जो प्राइज़ वाले वो हुए थे, नई नई जगह इनॉग्रेशन किया गया। मणिपुर से आपको क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आ सकते हैं, जो मणिपुर में हिंसा चल रही है मैथई और दूसरे ग्रुप की, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। मणिपुर से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आए, क्योंकि नाउअडेज रिसेंट में न्यूज़ में सबसे ज़्यादा मणिपुर ही चल रहा है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से GK GS है जो अपना रेडी करके जाना है। चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। पूरे टोटल 100 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपको कि कैंस अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। फिल्म्स में, जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में। तो कैंस अवार्ड दिया जाता है फिल्मों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। किसमें? फिल्मों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। ऑस्कर यदि बात करें तो इंडिया में ऑस्कर के लिए अभी जो गाना है नाटो नाटो उसको दिया गया था RRR मूवी का, तो वो भी आपको आ सकता है। फिर यहाँ पर कैंस अवार्ड 2023 किसको मिला है, या फिर तो कैंस है जो 19 जून 2023 को इंटरनेशनल अवार्ड है, तो किसके लिए मिला, तो ये मिला था 2023 में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से मिला है। तो यदि मूवी की बात करें तो पार्टनर्स लाइफ में, तो आप एक बार लिस्ट ज़रूर देख लेना कि कैंस है जो सबसे ज़्यादा किस मूवी के लिए मिले हैं, लेकिन ये किस फील्ड में दिए जाते हैं, तो फिल्म्स में। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज इज़ अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। तो पुलित्जर प्राइज़ है, क्या है? पुलित्जर प्राइज़ है किस फील्ड में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, लिटरेचर, जर्नलिज्म या फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो पुलित्जर प्राइज़ है, क्या है? पुलित्जर प्राइज़ दिया जाता है लिटरेचर और जर्नलिज्म के फील्ड में सबसे अच्छा काम करने के लिए। किसके लिए? लिटरेचर में, और जो जर्नलिज्म है उसमें सबसे अच्छा काम करने के लिए। तो यहाँ पर 1917 से, क्या है? 1917 से पुलित्जर प्राइज़ दिया जा रहा है। आपको एक बार पुलित्जर प्राइज़ यदि विनर देखना है तो 2023 में दिया गया है बारबरा किंग्सओवर को। 2 नॉवेल्स से डेमन कॉपरहेड बाय बारबरा किंग्सओवर को ये दिया गया है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। तो सबसे छोटा स्मॉल ह्यूमन क्रोमोसोम कौन सा है?
ऑप्शन में 10, क्रोमोसोम 16, क्रोमोसोम 20 या फिर क्रोमोसोम 21। यहाँ पर स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम की बात की जा रही है, तो वो है क्रोमोसोम नंबर 21। क्या है? जो कि 21 नंबर का है। 21वें नंबर का क्रोमोसोम सबसे छोटा है। पेयर में यदि बात करें तो 23 पेयर होते हैं, और यदि नंबरिंग में बात करें तो 46, और सबसे छोटा होता है 21 पेयर में से क्रोमोसोम नंबर 21 सबसे छोटा। नेक्स्ट वन इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। तो ILO की जगह WHO का पूछ सकते हैं, यूनेस्को का पूछ सकते हैं, यूनिसेफ का पूछ सकते हैं, और यहाँ पर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसका पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ILO का जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहाँ पर है? जिनेवा में, जहाँ पर WHO का है। क्लियर? नेक्स्ट इज द सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल सेंटर पूछ सकते हैं, आपको निमांस पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो आपने पढ़े भी हुए हैं और जो आपको रिसेंट में नॉलेज में भी होने चाहिए। तो सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का जो सेंटर है कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट वन इज चामेरा डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UTI। तो अभी जैसा मैंने आपको मणिपुर के बारे में बताया, असम के बारे में बताया, तो असम मणिपुर के आपको डैम पूछे जा सकते हैं, या फिर वहाँ पर कौन सी रिवर है, तो इस तरीके के क्वेश्चन। चामेरा डैम है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी कौन सा पोर्ट है? ऑप्शन में है यहाँ पर वाइजैक बंदरगाह, पारादीप, कोच्चि या फिर मुंबई। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी क्या है? क्वीन ऑफ अरेबियन सी जो पोर्ट है वो कहलाता है कोच्चि बंदरगाह। क्या है? कोच्चि के लिए, क्योंकि यहाँ पर मसालों का जो दूसरे देश में आदान प्रदान होता है ये सबसे ज़्यादा इसी बंदरगाह से होता है, इसीलिए इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है, कोच्चि पोर्ट को। नेक्स्ट वन, हु अमंग दी फॉलोइंग हैज़ डिस्कवर्ड द एक्सरे। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, जे थॉमसन, WC रैंकटन या फिर जेम्स चैडविक ने। तो एक्सरे की खोज की थी WC रैंकटन ने। नेक्स्ट वन, हु अमंग दी फॉलोइंग फाउंडेड नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड बीच में बहुत आया था न्यूज़ में, इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी ने। तो नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, हु अमंग दीज हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड। तो 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड, अभी एशियन चैम्पियनशिप चल रही है रेसलिंग की, तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक के अभी रिसेंट में न्यूज़ में खूब आई हैं। ब्रजभूषण जो WFA के वो थे अध्यक्ष थे, उनको लेके, तो वो भी आपको आ सकते हैं। तो 2020 में एशिया गेम चेंजर कौन रहा है? तो रहे विकास खन्ना। कौन है? विकास खन्ना। नेक्स्ट वन, पुस्कस अवार्ड इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ। पुस्कस अवार्ड किस फील्ड गेम से रिलेट करेगा? तो ये करता है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट वन, चेतन चौहान हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। चेतन चौहान का ये पेपर 2021 का है, तो निधन हुआ था, तो एक इस फील्ड से रिलेट करते थे क्रिकेट से। नेक्स्ट वन इज विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट ICMR अप्रूव्ड मोबाइल RT-PCR लैब। कोविड के टाइम पे पेपर हुआ था, एक्चुअल में कोरोना एंड होने पे आ रहा था, उस टाइम पे हुआ था। तो ICMR अप्रूवल RT-PCR लैब किसने डेवलप किया था? एम्स ने, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली या फिर IISc बेंगलुरु ने। तो ये डेवलप किया था IISc बेंगलुरु ने। नेक्स्ट इज हु लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था कोरोना के टाइम पर। समुद्र सेतु है जो किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन में है यहाँ पर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर नीति आयोग ने। तो समुद्र सेतु ऑपरेशन लाया गया था 2020 में।
दो इसकी एक्चुअल में फेज थी, एक फेज फर्स्ट, दूसरी सेकंड। समुद्र सेतु लाया गया था मई 2020 में, जो कि वंदे भारत मिशन के तहत लाया गया था कि कोविड-19 से जो भी लोग फंसे हुए हैं विदेशों में उनको बाहर लाने के लिए। तो ये कौन लाया था? इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट इज आनंदा इज अ डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय विच एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आनंदा क्या है यहाँ पर? आनंदा है जो यहाँ पर एक डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ये कौन लेके आया था? LIC, RBI, सेबी या फिर SBI। तो ये जो आनंदा है, क्या है? आनंदा ऐप ही आई थी। तो ये कौन लेके आया था? ये लेके आया था LIC। कौन लेके आया था? LIC। इसका मतलब था आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। LIC है जो आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन लाया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? LIC। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022। तो ये यहाँ पर आएगा हांगकांग। क्या है? हांगकांग। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द IMF एट इट्स 119th मेंबर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? IMF के जो कंट्री देश हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो 190वें मेंबर के तौर पर टोटल इसके 190 मेंबर हैं IMF के। कितने? 190 मेंबर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के 190 मेंबर हैं। तो एंडोरा, क्या है? एंडोरा है जो नया ऐड किया गया 119वां सदस्य है। और ये पेपर भले पुराना है लेकिन अभी इस बार भी पूछे तो 190 मेंबर हैं अभी भी। इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। कहाँ पर? वॉशिंगटन DC में। 190 कंट्री देश हैं यहाँ पर। ये जनरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या फिर दूसरे देशों को ज़रूरी है तो लोन देने का काम करेगी। तो क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। 190 मेंबर हैं यहाँ पर कंट्री, 190 मेंबर कंट्री हैं यहाँ पर, और 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं 190 देशों का काम धाम देखने के लिए। नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स समिट इन 2020। तो इस समिट यदि आपको आते हैं तो ब्रिक्स आ सकता है, सार्क आ सकता है, क्वाड सम्मेलन आ सकते हैं। तो ब्रिक्स समिट 2020 में किस देश ने होस्ट किया था? तो ये किया था रूस ने। नेक्स्ट है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैज पार्टनर विद विच फूड टेक कंपनी टेक स्ट्रीट वेंडर ऑनलाइन। तो ये लाई थी स्विगी। स्विगी ने जो स्ट्रीट वेंडर हैं जो ठेले वाले हैं इन सब के लिए एक फूड टेक कंपनी के साथ क्या किया था? एक तरीके से पार्टनरशिप की थी कि इनको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो वो थी स्विगी। नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। तो भारत के पहले चंदन का संग्रहालय कहाँ पर है? तो वो है मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में। तो ये थे आपके नॉन नर्सिंग। अब है आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन, दैट मीन्स आपके नर्सिंग के क्वेश्चन सब यहाँ से आपको ऐड किए जाएंगे और आपको यहाँ पर आंसर भी विजिबल नहीं होगा, आंसर आप भी मार्क करते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन है आपका द वेरियस मेथड ऑफ इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। अलग अलग मेथड है इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग की किसी एक को छोड़कर, पार्टम फीटल मॉनिटरिंग की किसी एक को छोड़कर फीटल स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट, फीटल पल्स ऑक्सीमेट्री, फीटल ब्लड सैम्पलिंग या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग आप स्कैल्प स्टिमुलेशन टेस्ट से कर सकते, फीटल पल्स ऑक्सीमीटर से कर सकते, फीटल ब्लड सैम्पलिंग से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ये फॉल्स लेबर पेन है। क्या है? फॉल्स लेबर पेन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। किस केस में अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में अर्गोमेट्रिन इंजेक्शन नहीं देंगे। प्रीमी ग्रेविडा में, सीवियर एक्लेम्सिया, प्रोलॉन्ग लेबर या फिर नन ऑफ दी अबव। प्रीमी ग्रेविडा में दे सकते हैं आप, प्रोलॉन्ग लेबर है तो भी दे सकते हैं, लेकिन यदि बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम हो तब आप नहीं देंगे। दैट मीन्स सीवियर एक्लेम्सिया हो
तब आप अर्गोमेट्रिन नहीं देंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन को रप्चर भी कर सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अर्गोमेट्रिन क्या होगा, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर में थर्ड स्टेज में ये अर्गोमेट्रिन दिया जाता है। थर्ड स्टेज का मतलब है जब प्लेसेंटा बाहर आ गया हो उस टाइम पे। तो यहाँ पर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए अर्गोमेट्रिन दिया जाता है। तो अर्गोमेट्रिन जब बीपी हाई हो उस टाइम पे नहीं दिया जाएगा, तो ये क्या होगा, सीवियर एक्लेम्सिया। नेक्स्ट इज द फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर, इट्स कॉल्ड, माता के द्वारा महसूस की जाती भ्रूण की हलचल को क्या कहा जाता है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, क्विकनिंग, गॉडेल साइन या फिर हैगर साइन। तो माँ जो अपने बच्चे की फीटल मूवमेंट फील करेगी वो कहलाती है क्विकनिंग। क्या है, क्विकनिंग, जो कि 20 वीक की प्रेगनेंसी में, कब, 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होना स्टार्ट होगी। हैगर्स और गॉडेल साइन है प्रोबेबल साइन है प्रेगनेंसी के। नेक्स्ट वन, फीटल टैकीकार्डिया इज कॉज्ड ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो फीटल टैकीकार्डिया का मतलब है जब 180 से, क्या है, 180 से ज़्यादा चला जाए, जो बच्चे की हार्ट रेट है 180 से ज़्यादा चली जाए, तब क्या कहेंगे आप उसको, फीटल टैकीकार्डिया। तो यहाँ पर इसके सभी रीजन हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर, मैटरनल और फीटल एनीमिया, मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन, सीवियर फीटल हाइपोक्सिया या फिर फीटल कंप्रोमाइज। फीटल कंप्रोमाइज कारण हो सकता है, फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, सॉरी यहाँ पर मैटरनल और फीटल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फीटल एनीमिया हो सकता है और मैटरनल। लेकिन सीवियर फीटल हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में टैकीकार्डिया नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रही है बच्चे को। तो यहाँ पर का आंसर क्या होगा, सीवियर फीटल हाइपोक्सिया। क्लियर। और फीटल टैकीकार्डिया है क्या, जब 180 से ज़्यादा पल्स रेट चली जाए, हार्ट रेट चली जाए वो। नेक्स्ट वन इज फीटल ब्लड सैम्पलिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो फीटल ब्लड सैम्पलिंग, फीटल ब्लड सैम्पलिंग किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, HIV पॉजिटिव वुमेन, थिक मेकोनियम स्टेन लिक्वर, अटिपिकल एंड एबनॉर्मल ट्रेसिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो फीटल ब्लड सैम्पलिंग आप नहीं ले सकते जब माँ HIV पॉजिटिव हो। क्या है, माँ HIV पॉजिटिव, तब आप फीटल ब्लड सैम्पलिंग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में बच्चे को भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस टाइम पे आप नहीं कलेक्ट कर सकते। नेक्स्ट इज अ फैमिली प्लानिंग मेजर्स ऑफ यूजिंग अ डायफ्राम और डच कैप इज कॉल्ड। तो डायफ्राम और डच कैप फैमिली प्लानिंग मेथड का ही हिस्सा है। तो ये क्या है, नेचुरल मेथड का, बैरियर, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर कैलेंडर मेथड। तो नेचुरल में तो LAM आ जाएगी, एब्सिस्टेंस आपकी आ जाएगी, बैरियर में आपकी कॉन्डोम आ जाएगी, डायफ्राम आ जाएगी, डच कैप आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, बैरियर मेथड। कैलेंडर में भी आपका जो सेफ डेज है, अनसेफ डेज वो आ जाएंगे। IUD में कॉपर टी आपकी आ जाएगी, प्रोजेस्टासाइड, मिरेना, ये सब आएंगे। नेक्स्ट वन इज एनी ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ब्लीडिंग होती है जेनाइटल ट्रैक्ट से आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, मतलब 28 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है उसके बाद, लेकिन बच्चा पैदा होने के पहले। तो क्या है, एंटीपार्टम हेमरेज, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एंटी का मतलब होगा बिफोर डिलीवरी जो ब्लीडिंग होगी वो, इंट्रा का मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी, पोस्ट का मतलब आफ्टर द डिलीवरी। तो अब यहाँ पर क्या कहलाएगा, एंटीपार्टम हेमरेज, क्योंकि बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, बच्चा पैदा होने के पहले, लेकिन बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, वायबल स्टेज में है, तो ब्लीडिंग होती है, तो वो क्या कहलाएगी, एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन रीज़न होता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया। क्लासिकल साइन होता है इसका पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो क्लिनिकल फीचर है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के सभी, किसी एक को छोड़कर। इफासमेंट ऑफ सर्वेक्स, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 3 to 5 मिनट्स, मिनिमल डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट या फिर सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता क्या है, बेबी का हेड इंगेज होगा,
सर्विक्स 0 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होगी। तो एफासमेंट भी होगा, कॉन्ट्रैक्शंस भी आएंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग ये देखने को नहीं मिलती है, मिलती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, जब प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है तब। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सडन गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का साइन है, क्लिनिकल फीचर है। लेकिन यहाँ पर बाकी सब किसके, फर्स्ट स्टेज के। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट वन, क्राउनिंग अकर्स इन द, तो क्राउनिंग कब होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर या फिर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में। तो क्राउनिंग देखने को मिलती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। बेबी का जो हेड दिखना स्टार्ट होता है वो कहलाती है क्राउनिंग। ये कब होती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट वन, द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल्स डेवलप आफ्टर एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो जब भी आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आपको इन्फेक्शन होने के बाद बनती है तो वो क्या कहलाती है, एक्टिव, पैसिव, हर्ड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ये इम्यूनिटी कहलाती है आपकी हर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू कैरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन फॉर आउटरीच प्रोग्राम इज कॉल्ड। वैक्सीन को यदि आपको आउटरीच प्रोग्राम मतलब किसी भी गांव लेवल पर कुछ प्रोग्राम आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो कुछ कम वैक्सीन के वायर लेके जाना है तो क्या यूज़ करेंगे, वॉक इन फ्रीजर, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर या फिर आइस पैक्स। तो होगा वैक्सीन कैरियर। नेक्स्ट वन इज द मेजर कॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन यूजुअली बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर इज कॉल्ड। तो बच्चों में 1 से 3 साल तक की एज ग्रुप में न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का मेन रीजन क्या है, ज़ेरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस या फिर नन ऑफ दी अबव। तो 1 से 3 साल के बच्चे की बात की जा रही तो वो होगा ज़ेरोप्थेल्मिया। क्या है, ज़ेरोप्थेल्मिया। यदि बच्चे की उम्र की बात की जा रही है कि उम्र कितनी है, 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पोषण संबंधी न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस का जो मेन रीज़न है वो क्या होगा ज़ेरोप्थेल्मिया। नेक्स्ट इज द पॉइजनिंग कॉज्ड ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फूड कंटामिनेटेड बाय लिविंग बैक्टीरिया इज ऑल एक्सेप्ट। पॉइजनिंग बताना है, सॉरी यहाँ पर पॉइजनिंग है जो कि बैक्टीरिया या फिर कुछ भी लिविंग बैक्टीरिया ने फूड को कंटामिनेट किया उसके कारण हुई है, किसी एक को छोड़कर। क्या है वो जिसके जो लिविंग बैक्टीरिया में, साल्मोनेला आएगा आपका, स्टेफाइलोकोकल होगा, बोटुलिज्म होगा। ये तीनों पॉइजनिंग कॉज करेंगे, फूड पॉइजनिंग। लेकिन केमिकल पॉइजनिंग में आपके लिविंग बैक्टीरिया नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज वेरिसेला वैक्सीन। तो एक इस तरीके की वैक्सीन है, किल्ड, लाइव अटेन्यूएटेड या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो वेरिसेला वैक्सीन है एक ऐसी वैक्सीन है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। कौन सी, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मीजल्स वैक्सीन। तो मीजल्स वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है, खसरे का टीका, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। तो यहाँ पर इंट्राडर्मल दी जाती है क्या, BCG। क्या है, BCG। BCG वैक्सीन को इंट्राडर्मल दिया जाता है। सबक्यूटेनियस दिया जाता है क्या, सबक्यूटेनियस रूट से आपकी मीजल्स दी जाएगी। क्लियर। इंट्रामस्कुलर से पेंटावैलेंट दी जाएगी, ओरल से आपको रोटा दी जाती है और ओपी भी दी जाती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज। मम्स की इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 0 to 1 वीक, 1 to 2 वीक, 2 to 4 वीक्स या फिर 5 to 8 वीक्स। तो मम्स का इंक्यूबेटरी पीरियड होता है कितना, 2 से 4 हफ्ते तक, 2 to 4 वीक्स तक। नेक्स्ट इज द एंटीवायरल ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एसाइक्लोविर, ओसेल्टामिविर, इम्यूनोविर या फिर जिडियोविडिन। तो एंटीवायरल ड्रग है इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए होती ओसेल्टामिविर जो कि टेमीफ्लू नाम से मार्केट में अवेलेबल है। जिडियोविडिन HIV की ड्रग है, किसकी, HIV की। नेक्स्ट वन, द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज और द कॉज्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आर ऑल एक्सेप्ट। तो सभी यहाँ पर वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज हैं।
लेकिन सबके कॉज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब थूक से, छींकने, खांसने ड्रॉपलेट से होगा, किसी एक को छोड़कर। मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया और पोलियो, तो यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण हो रही हैं, लेकिन सभी वैक्सीन से प्रिवेंटेबल डिसीज़ भी है। कौन सी नहीं है? तो वो होगी पोलियो। पोलियो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है, लेकिन ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगी, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड बॉर्न डिसीज। तो अब यहाँ पे आपको बताना है ब्लड बॉर्न डिसीज कौन सी, मतलब जो ब्लड से ही होंगी। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ब्लड बॉर्न मतलब ब्लड से हो रही हैं, तो हेपेटाइटिस ए और ई, ये दोनों तो फीकोरल रूट से फैलेंगी। ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कौन सा कहलाता है? हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस सी। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन चिल्ड्रन विद द डायरिया इज द मेन एम ऑफ ORS थेरेपी इज टू। बच्चों में ORS दिया जाता है यदि डायरिया हुआ है, तो इसका एम क्या है? प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, रिड्यूस मॉर्टेलिटी, टू करेक्ट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों में ORS थेरेपी का मेन एम होता है ऑल ऑफ दी अबव। वाटर इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंट हुआ है, कमी हुई, उसको कम करना है, ठीक करना है, मॉर्टेलिटी को कम करना है, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना है। तो आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी और ऑल ऑफ दी अबव। इन अ पर्सन विथ कोलेरा डायरिया occurs due to a toxin produced by the virus on multiplication in the small intestine. A toxin produced by Vibrio cholera is, ये देखिए कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट भी बता दिया है कि विब्रियो कोलेरा है। अब इसके कारण टॉक्सिन प्रोड्यूस हुए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो कौन से टॉक्सिन कहलाएंगे? एंडो, एंटेरो, हेपेटो या फिर नन ऑफ दी अबव। एक क्वेश्चन हमने सीरीज में भी पढ़ा है अपनी। तो कोलेरा का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया? विब्रियो कोलेरा। राइस वाटर स्टूल इसका क्लासिकल फीचर हो गया। टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस हो गई, डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस हो गई। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इस विब्रियो कोलेरा ने स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन किया है, तो ये कौन से टॉक्सिन बनाएगा? तो ये बनाएगा आपका एंटेरोटॉक्सिन। कौन से टॉक्सिन? एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट वन इज द कैंसर अराइजिंग फ्रॉम मीजोडर्मल सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द वेरियस कनेक्टिंग टिश्यू। तो कैंसर मीजोडर्मल सेल से स्टार्ट होते हुए कनेक्टिंग टिश्यू तक फैल गया है, तो ये क्या कहलाएगा? कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा की ल्यूकेमिया। तो ये कहलाएगा आपका कौन सा कैंसर? ये कहलाएगा सार्कोमा। कनेक्टिव टिश्यू की बात की जा रही है, तब ये क्या कहलाएगा? आपका सार्कोमा। क्लियर? सेल से, मीजोडर्मल सेल से स्टार्ट होगा, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज में होने वाला जो कैंसर है, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका सार्कोमास और सार्कोमा। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के लिए कहा जाएगा। और यहाँ पर जो कार्सिनोमा है, क्या है? कार्सिनोमा और लिम्फोमा, तो ये भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के कैंसर हैं। कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल्स में डेवलप होगा, लेकिन एपिथेलियल सेल्स में होने वाला है, लेकिन एक कनेक्टिंग टिश्यू का पूछा है। तो यदि एपिथेलियल टिश्यू का पूछे आपको तो कार्सिनोमा, कनेक्टिंग टिश्यू का पूछा है तो सार्कोमा। ध्यान रखें, एपिथेलियल में कार्सिनोमा, कनेक्टिंग टिश्यूज़ की बात की जा रही है, तो वो है यहाँ पे सार्कोमा। ल्यूकेमिया का मतलब ब्लड कैंसर। नेक्स्ट इज ब्लड ग्लूकोज वैल्यू अबव नॉर्मल बट बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज़। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ब्लड ग्लूकोज वैल्यू अबव नॉर्मल बट बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन ये कब हो रही? प्रेगनेंसी में। तो ये क्या कहलाएगी? टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 जेस्टेशनल या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस सिंड्रोम। तो डायबिटिक वाले लक्षण है, डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ है, बिलो दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज़, लेकिन यहाँ पर ये प्रेगनेंसी में होती है। ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन जो डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है उससे कम है। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी प्रेगनेंसी में है, और तो ये कहलाएगी जेस्टेशनल डायबिटीज़। क्या है? गर्भकालीन मधुमेह और जेस्टेशनल डायबिटीज़।
आफ्टर द डिलीवरी के कुछ महीनों के बाद ये अपने आप सबसाइड हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इन अ पेशेंट विथ pernicious anemia is the primary purpose of सिलिंग टेस्ट टू डिटरमाइन। तो यहाँ पर सिलिंग टेस्ट करवाया जाता है यदि किसी पेशेंट को परनीसियस एनीमिया है तो ये यहाँ पर सिलिंग टेस्ट का मेन एम क्या है? ऑप्शन में था आपको इनटेक ऑफ विटामिन 12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन 12, एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन 12 या फिर नन ऑफ दी अबव। पहला है कि विटामिन B12 का आपका सेवन करना, दूसरा कितना आपका एब्जॉर्प्शन होता है वो, और तीसरा है कि कितना एक्सक्रीट करते हैं, और चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो सिलिंग टेस्ट किया जाता है विटामिन B12 के लिए, सबको पता है, लेकिन विटामिन B12 लेने के बाद आपकी बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया। यदि मान लीजिए आपने लिया, ठीक है, इंटेक खूब किया, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब नहीं किया है तो उसकी डेफिशिएंसी रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी मतलब आपको परनीसियस एनीमिया होगा। यहाँ पर सिलिंग टेस्ट का मेन एम होता है कि विटामिन B12 का कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्या है, कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है वो पता करने के लिए सिलिंग टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है। क्लियर? दो चीज़ें याद रखें, सिलिंग टेस्ट सिक नहीं है, सिक टेस्ट डिप्थीरिया के लिए होता है, ये सिलिंग टेस्ट, इसमें विटामिन B12 आपको कितना एब्जॉर्ब किया है आपकी बॉडी ने वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज a type of fracture in which one fragment of the bone goes into another is called। तो यहाँ पर ऐसा कौन से टाइप का फ्रैक्चर है जिसमें बोन के कुछ हिस्से किसी दूसरी बोन्स में भी चले जाएं, बोन फ्रैगमेंट, टुकड़े, स्पाइरल, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक या फिर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो एक बोन का हिस्सा दूसरी बोन में चला जाए तो वो कहलाता है जनरली इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। कौन सा? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक होता है इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब है कि स्किन ब्रोक नहीं हुई लेकिन अंदर हड्डी टूट गई है। ग्रीन स्टिक जैसे आप लकड़ी तोड़ते हैं वह थोड़ा सा पॉइंट है जो रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, वो कहलाता है ग्रीन स्टिक। बच्चों में सबसे कॉमन देखने को मिलता है कोलिस फ्रैक्चर। तो यहाँ पर ऐसा फ्रैक्चर जिसमें एक फ्रेगमेंट दूसरी बोन्स में चला जाए वो कहलाएगा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अस्थमा इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट अस्थमा, ब्रोंकोस्पाज्म, जिसमें आपकी ब्रोंकाई क्या होगी, स्पाज्म होगी, सिकुड़ेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, वीजिंग साउंड आएगा। तो यहाँ पर अस्थमा के सभी सिम्टम है किसी एक को छोड़कर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, वीजिंग या फिर चेस्ट पेन। तो अस्थमा में बुखार नहीं आता, ये फीवर आता है जब कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ हो आपको, या फिर आपको कुछ लॉन्ग टर्म ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसमें आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम वाली सेल्स हैं वो भी अफेक्ट हो रही हैं, तब आएगा बुखार। लेकिन चेस्ट पेन हो सकता है, वीजिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, और यहाँ पर आपको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब अस्थमेटिक अटैक आता है उस टाइम पे मरीज बेहोश भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बुखार नहीं आएगा। और जब ब्रोंकोस्पाज्म हुआ है, मान लीजिए आपका ये बाइंड पाइप है, लेकिन यहाँ पर जब जो अस्थमा की कंडीशन होगी तो यहाँ पर क्या होगी, सिकुड़ेगी इस तरीके से, ये यहाँ पर खिसक के नहीं आएंगी क्योंकि इसमें स्वेलिंग होगी जिसके कारण क्या होगी, सिकुड़ेगी। अभी सिकुड़ोगी तो सांस नहीं जाएगी प्रॉपरली। अब इसको डायलेट किया जाएगा किससे, इन्हेलर से, मेडिकेशन देके, ब्रोंकोडायलेटर्स देके, ताकि सांस प्रॉपर जाए। तो यहाँ पर अस्थमा का जो लक्षण नहीं है वो क्या है, बुखार। नेक्स्ट वन इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ पार्किंसंस डिसीज। तो पार्किंसंस के साइन क्या हैं, ट्रिमर्स, इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, स्पीच चेंजेस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो पार्किंसंस डिसीज के लक्षण, ट्रिमर्स भी आते हैं हाथों में, इम्पेयर्ड पोस्चर एंड बैलेंस, आपका जो पूरा बॉडी का पोस्चर है वो भी डिस्टर्ब रहेगा, बोलने में आपकी स्लैड स्पीच रहेगी, लड़खड़ाएगी आपकी जबान। तो यहाँ पर ये सभी लक्षण देखने को मिलेंगे, कौन से, ये सभी देखने को मिलेंगे किसमें, पार्किंसंस में। नेक्स्ट वन, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कॉज्ड बाय ई कोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉमनली फाउंड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर कहा है यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण। ये बैक्टीरिया जनरली आपके जीआईटी ट्रैक्ट में होता है,
तो ये क्या कहलाएगा? पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम। यहाँ पर इकोलाई नाम के बैक्टीरिया ने यूटीआई के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है जनरली वही है, लेकिन यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ है। कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन कहलाएगा सिस्टाइटिस। क्या होगा? सिस्टाइटिस। नेक्स्ट वन, द मोस्ट एसेंशियल फैटी एसिड दैट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर फैटी एसिड इज। तो यहाँ पर एसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है जो अदर फैटी एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है? दो तरीके के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल फैटी एसिड है जो किसके लिए ज़रूरी है? यहाँ पर जो अदर टिश्यूज को बनाएगा वो कौन सा है? लिनोलेइक एसिड, ट्रांस फैटी एसिड, ब्यूटारिक एसिड या फिर कैप्रोइक एसिड। अब जब आपको पता होगा कि एसेंशियल एसिड कौन सा है तो होगा लिनोइक एसिड, लिनोलेइक एसिड। नेक्स्ट इज विटामिन डी इज लार्जली स्टोर्ड इन द बॉडी। विटामिन डी आपके शरीर में कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, स्टोर होगा? मसल्स में, फैटी टिश्यू में, स्किन में कि गॉल ब्लैडर में? तो विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब तो स्किन करेगी, लेकिन स्टोर कौन करेंगे? उसके नीचे वाली लेयर, वो होगी फैटी टिश्यू की लेयर। कौन सी? फैटी टिश्यूज जो आपको एब्जॉर्ब करेंगे, जो आपको स्टोर करेंगे विटामिन डी के लिए। यदि आपकी बॉडी सनलाइट में आप जाएंगे तो स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा विटामिन डी का, लेकिन स्टोरेज जाके होगा फैटी टिश्यू में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फैटी टिश्यूज। एब्जॉर्प्शन पूछते तो स्किन कहते आप, लेकिन स्टोरेज पूछा है तो फैटी टिश्यूज में। नेक्स्ट वन, फैट सॉल्युबल विटामिन आर ऑल एक्सेप्ट, सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है किसी एक को छोड़कर। विटामिन ए, सी, ई, के। तो विटामिन ए, डी, ई, के क्या है? विटामिन ए, डी, ई, के ये सब क्या है? ये हैं आपके फैट सॉल्युबल विटामिन। तो यहाँ पर फैट सॉल्युबल विटामिन क्या है? ए, डी, ई के। विटामिन सी और विटामिन बी कैटेगरी के विटामिन किस में आएंगे? वाटर सॉल्युबल में। विटामिन से होने वाली कमी मतलब कि डेफिशिएंसी से एग्ज़ाम में बहुत आती हैं। विटामिन ए का डोज आता है, तो आपको एग्ज़ाम में अपना ए टू जेड क्लियर करके जाना है। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, आपको ऑलरेडी आती हैं ये चीज़ें, बट ओनली एक बार रिवाइज करनी है। नेक्स्ट वन इज द क्लिनिकल साइन ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। तो राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होगा? क्लिनिकल साइन क्या होगा? एंगुलर स्टोमेटाइटिस, केरेटाइटिस, पेलाग्रा या फिर रिकेट्स। तो पेलाग्रा नियासिन की कमी से होगा जिसमें 3D सिम्टम्स होंगे। फिर यहाँ पर रिकेट्स होगा विटामिन डी की कमी से। केरेटाइटिस क्या है? केरेटाइटिस विटामिन ए के कारण होगा। यहाँ पर जो राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होगा, वो क्या होगा? वो होगा एंगुलर स्टोमेटाइटिस। क्या होगी? एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ये क्या है? विटामिन बी। तो राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन। तो यहाँ पर इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से होगी एंगुलर स्टोमेटाइटिस। रिकेट्स होगा डी की कमी से। पेलाग्रा होगा नियासिन की कमी से। केरेटाइटिस जो केराटिन वाले जो भी हैं आपकी आंखों के लिए प्रॉब्लम करेंगे, सेल्स के लिए करेंगे, वो विटामिन ए। नेक्स्ट वन, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। तो विटामिन सी का सबसे रिच सोर्स क्या है? लेमन, ऑरेंज, आंवला या फिर टोमेटो। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? आंवला में। जितने भी खट्टे फल होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन में नींबू भी है, संतरा भी और आंवला भी है, तब आपको कहना है आंवला। गॉसबेरी। नेक्स्ट वन इज थायमीन डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन। ये देखिए विटामिन के कितने सारे क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे। थायमीन की कमी से क्या होगा? कार्डियक बेरी, इन्फेंटाइल बेरी, पेरिफेरल न्यूराइटिस या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेरी क्या है? बेरी किसकी कमी से होगा यहाँ पर? लेकिन यहाँ पे कहा है कि कार्डियक बेरी। तो कार्डियक बेरी होगा जनरली थायमीन की कमी से। क्यों? इसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जो जरूरी है वही इसमें कम होगा जब। तो क्या होगा? बेरी में जनरली आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो मेनली होगा वो क्या होगा? कार्डियक बेरी। नेक्स्ट वन, अ थ्रो इन्वेस्टिगेशन मेड टू इवेलुएट द ओवरऑल नर्सिंग केयर
रिसीव्ड बाय अ पेशेंट इज कॉल्ड। थ्रोली इन्वेस्टिगेशन यदि किसी भी चीज़ की होती है कि पर पेशेंट को किस तरीके की केयर दी गई है, नर्सिंग केयर कैसी दी गई पेशेंट को, तो क्या है नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग ऑडिट, मेडिकल ऑडिट या फिर नर्सिंग असेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस में तो पूरे स्टेप आ जाएंगे आपके, असेसमेंट से लेके इवालुएशन तक के पूरे 5 स्टेप। नर्सिंग असेसमेंट यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरी ओवरऑल नर्सिंग केयर की बात की जा रही, तो दो ऑप्शन तो आपके अलग हो गए। अब यहाँ पर नर्सिंग केयर की बात की जाती है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका नर्सिंग ऑडिट। क्लियर है। नेक्स्ट इज पेशेंट फॉल ड्यू टू इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रेंट इन द आईसीयू इज एन एक्ट ऑफ। तो यदि पेशेंट आईसीयू में गिर जाता है, आपने उसको अच्छे तरीके से रिस्ट्रेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपने हो सकता साइड रेलिंग ने लगाई हो बेड की, तो हो सकता पेशेंट फॉल डाउन हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस या फिर फ्रॉड। ये सरासर आपकी लापरवाही कहलाएगी। क्या होगी, लापरवाही और नेग्लिजेंस, क्योंकि आपकी गलती के कारण पेशेंट गिरा है, तो ये क्या कहलाएगा, नेग्लिजेंस। नेक्स्ट वन, व्हाइल रिससिटेटिंग प्री टर्म बेबी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुड बी स्टार्टेड विथ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ। तो प्री टर्म बेबी में यदि जब आप रिससिटेशन करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना होना चाहिए, 21%, 40%, 75% या फिर 80%, कितना होना चाहिए, होगा आपका 21%। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस आप कब मनाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि आप इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाते हैं। ऑप्शन में 12th में, 16th में, 18th में या फिर 20 में। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे हम हर साल मनाते हैं मई में। कब, 12 मई को। इसी दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। यदि आपसे इस साल की थीम पूछी जाए तो वो है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। 2023 की थीम है इंटरनेशनल नर्सेज डे की, आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट इज द मोस्ट सेंट्रल एंड एसेसिबल आर्टरी टू चेक पल्स इन चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ऑफ एज। यदि बच्चे की एज क्या है, बच्चे की एज 1 वर्ष से ज़्यादा है, 1 ईयर से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप कौन सी आर्टरी चेक करेंगे पल्स चेक करने के लिए, ब्रैकियल, कैरोटिड, डॉर्सल स्पैडिस या फिर पॉप्लिटियल। बच्चे की एज 1 साल से कम होती है तब पूछे, तब आपको एपिकल चेक करना है। क्या करना है, एपिकल। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाए, ओवर 1 ईयर, तब आप कहेंगे कैरोटिड। कौन सी, कैरोटिड। बिलो 1 ईयर एपिकल, बट आफ्टर द 1 ईयर ऑफ एज आपको चेक करनी है कैरोटिड। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड टू हैव इंसोम्निया। द टर्म इंसोम्निया मीन्स, तो यहाँ पर यदि किसी पर्सन को इंसोम्निया हुआ है तो इंसोम्निया का मतलब क्या है, इनेबिलिटी टू थिंक, इनेबिलिटी टू मूव, इनेबिलिटी टू ईट या फिर इनेबिलिटी टू स्लीप। तो ये कहलाएगा कम सोना, नींद नहीं आती है, तो उसको आप कहेंगे इंसोम्निया, और वो क्या कहलाएगा, इनेबिलिटी टू स्लीप। नेक्स्ट वन इज द आइडियल पोजीशन इज टू प्रोवाइड माउथ केयर फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट इज। तो अनकॉन्शियस मरीज क्या है, बेहोश है। बेहोश मरीज के लिए आप कौन सी माउथ केयर करते हैं, तो कौन सी पोजीशन देंगे, फॉलोअर्स, लेटरल, सुपाइन या फिर नीचेस्ट पोजीशन। तो यदि मरीज बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तब आप उसको जो पोजीशन देंगे होगी आपकी कौन सी, लेटरल पोजीशन। क्या होगी, लेटरल पोजीशन, ताकि जो मुंह में जो भी फ्लूइड आता है या फिर म्यूकस वगैरह आता है, सीक्रेशन आता है, वो एस्पिरेट ना हो पाए, ताकि वो साइड से गिरते जाए, तो वो क्या कहलाएगी, लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट इज द मोस्ट प्रिफर्ड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। यदि बच्चे की उम्र 1 साल से कम है तो IM इंजेक्शन आप कहाँ पर देंगे, डॉर्सोग्लूटियल साइट में, वास्टस लैटरलिस, वेंट्रोक्लूटियल या फिर डेल्टोइड साइट में। तो बच्चों में जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाएगा, स्पेशली जब बच्चे की उम्र 1 साल से कम हो, तो वो होगा वास्टस लैटरलिस मसल्स। कौन सी, वास्टस लैटरलिस मसल्स। नेक्स्ट वन,
द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एन इंडिविजुअल्स ब्लड प्रेशर आर ऑल एक्सेप्ट, पर्सन के बीपी को सभी चीज़ें क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी, किसी एक को छोड़कर। स्ट्रोक वॉल्यूम, वीनस रिटर्न, हार्ट रेट या फिर नॉर्मल बॉडी वेट, क्या चीज़ है जो पर्सन के बीपी को फ्लक्चुएट नहीं करेगी, इन्फ्लुएंस नहीं करेगी? तो स्ट्रोक वॉल्यूम, वीनस रिटर्न और हार्ट रेट, तीनों चीज़ें अफेक्ट करेंगी। लेकिन नॉर्मल बॉडी वेट है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ही रहेगा। नेक्स्ट वन इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू प्रमोट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इज, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब अच्छी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आए ताकि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, पीपीएच से भी प्रिवेंट कर पाएँ। कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑक्सीटोसिन, अर्गोमेट्रिन, मीजोप्रोस्टोल या फिर ड्यूवेल्डिन। कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए? तो वो होती है ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन। मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू ट्रीट एन एक्यूट एंजाइनल अटैक, यदि एक्यूट चेस्ट पेन होता है, एंजाइनल अटैक आया है, कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी? प्रोप्रानोल, नेडोलॉल, एटेनोलॉल या फिर नाइट्रोग्लिसरीन। सबको पता है डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंजाइनल अटैक, तो वो होती है नाइट्रोग्लिसरीन, सबलिंगुअल रूट से दी जाती है। कहाँ से? सबलिंगुअल रूट से दी जाएगी एंजाइनल अटैक में। चेस्ट पेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो होती है नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट इज एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो आयोडीन एक क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसकी ज़रूरत कौन से हार्मोन के सिंथेसाइजेशन के लिए पड़ेगी? गोइटर, क्रेटिनिज्म, थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन, ट्रायोसिन, थायरोक्सिन या फिर ट्रिप्सिन और थायरोक्सिन। तो आयोडीन की ज़रूरत होती है किसके लिए? थायराइड के लिए। किसके लिए? थायराइड ग्लैंड के लिए, ताकि वो थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन है हार्मोन रिलीज करे, उसको सिंथेसाइज किया जा सके। और इसी की एब्सेंट रहती है तब जब मरीज को क्या होता है? घेंगा रोग होगा। तो यहाँ पर आयोडीन जरूरी है किसको सिंथेसाइज करने के लिए? थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन के लिए। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज टू ट्रीट हाइपरकैलेमिया, यदि हाइपरकैलेमिया का केस है तो कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी? एटेनोलॉल, प्रेडनिसोलोन, नाइट्रोग्लिसरीन या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट। कौन सी मेडिसिन दी जाएगी यदि पर्सन को हाइपरकैलेमिया हुआ है? तो क्या है? हाइपरकैलेमिया हुआ है तो कौन सी मेडिसिन देंगे आप? तो हाइपरकैलेमिया क्या है? जब आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या है? पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तब आप देंगे कैल्शियम ग्लूकानेट। क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकानेट एज एन एंटीडोट के तौर पर। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज टू ट्रीट नोजिया एंड वॉमिटिंग आर ऑल एक्सेप्ट, सभी मेडिकेशन नोजिया वॉमिटिंग को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं किसी एक को छोड़कर। डोपामिन एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं, सीरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दिए जाते हैं, कैनाबिनॉइड्स दिए जाते हैं रेयर केस में, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंटी एमेटिक्स का काम नहीं करेंगे। ये जनरली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिए जाते हैं मरीज में तब इसके लिए दिए जाते हैं जनरली बीपी लो करने के लिए। और जो निफेडिपिन हो गई, फेलोडिपिन हो गई और जो निस्लोडिपिन, जिसके भी एंड में इपिन वर्ड है, वो वाली मेडिकेशन है। तो ये क्या है? यहाँ पर एक तरीके से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और बीपी लो करने के लिए दिए जाते हैं, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा हो, लेकिन ये एंटी एमेटिक्स की तरह काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल इज ऑल एक्सेप्ट, तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल के सभी फंक्शन है किसी एक को छोड़कर। इंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन इन द इंस्टीट्यूशन, अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, register all trained nurses and provides license to practice, provide employment to all trained nurses। अब आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि कर्नाटका की नर्सिंग काउंसिल है, ठीक है, या फिर एमपी की, राजस्थान कहीं की भी नर्सिंग काउंसिल है, तो उसका मेन काम क्या है? यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आपके दे रहे हैं या नहीं वो भी करेगा, आप अप्रूवल देगा इंस्टीट्यूशन को कि आपके कॉलेज में ट्रेनिंग हो सकती है नहीं। यदि आपका कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको वहाँ पर डिग्री लेने का कोई मतलब नहीं है। रजिस्ट्रेशन भी आपका पर्टिकुलर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मिलता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट आपको रोजगार आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल नहीं दे सकता। ये आपका रजिस्ट्रेशन है जो आपको रजिस्ट्रेशन देगा आपको कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा जो इतनी भी ट्रेंड नर्सेस हैं उनके लिए।
तो एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, तो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट इज हाइपोक्सिया में बी कॉज्ड बाय ऑल द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। हाइपोक्सिया में क्या होगा, टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा। हाइपोक्सिया में टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी होगी। अब यहाँ पर इससे सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। हीमोग्लोबिन लेवल घटेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, ब्लड सप्लाई किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके रुकेगी क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पाएगी, लेकिन हीमोग्लोबिन कभी भी नहीं बढ़ेगा हाइपोक्सिया के केस में। तो आंसर होगा आपका इंक्रीज द हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज डिफेंसिव रिएक्शन intended to neutralize, control or eliminate the offending agent and to prepare the site for repair, it is called as। तो यहाँ पर किसी भी डिफेंस एजेंट आपकी बॉडी डिफेंस की तरह लड़ने के लिए काम करती है, ताकि आपकी बॉडी में कोई भी एजेंट है आया, कोई भी पॉजिटिव एजेंट है डिसीज़ का आया, लेकिन आफ्टर दैट एज अ आप रिपेयरिंग के लिए भी काम करेंगे लड़ने के साथ साथ। तो क्या इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, इंड्यूरेशन है कि इंसल्ट है, ये कहलाएगा आपके लिए इन्फ्लामेशन। आपको कुछ भी लगता है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग आएगी, आपको पता चलेगा कि आपको वहाँ पर कुछ चोट लगी है, तो आपकी बॉडी ने अंदर से ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ हैंड टुवार्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी। मिड लाइन ऑफ द बॉडी, हाथ का मूवमेंट मिड लाइन से बाहर की तरफ करते हैं, तो क्या है, एबडक्शन, अडक्शन, इन्वर्जन या फिर एवर्जन। तो ये कहलाएगा अडक्शन। क्या है ये, अडक्शन। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट एड मेजर टू बी टेकन टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यू टू एपिस्टैक्सिस। नोज ब्लीडिंग के लिए कहा है, एपिस्टैक्सिस का मतलब है नोज ब्लीडिंग, नाक से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो जब फर्स्ट एड आप ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, मेक द पर्सन सिट डाउन, लीन बैकवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज। मेक द पर्सन सिट डाउन, लीन फॉरवर्ड एंड पिंच सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज, या फिर मेक द पर्सन लाई डाउन एंड पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ नोज, या फिर मेक द पर्सन डाउनवर्ड पिंच द पार्ट ऑफ द नोज। सीधी सी बात, नाक से खून आता है, ब्लीडिंग होती है, एपिस्टैक्सिस की कंडीशन है, पर्सन को बिठाइए और आगे की तरफ, क्या है, व्यक्ति को आगे की तरफ झुकने के लिए कहें कि नाक का जो सॉफ्ट पार्ट है उसको प्रेस करे रहें, मुंह ओपन करने को कहें ताकि आप सांस ले पाएँ। तो ये क्या है, फर्स्ट एड के तौर पे एज अ मैनेजमेंट है। जब भी नाक फूटना भी कहते हैं कहीं कहीं पे, इसको नाक से खून आना कहेंगे। नाक से खून आता है यदि पर्सन को बिठाएं, आगे की ओर झुकाएं और नाक के नर्म हिस्से को, जो सॉफ्ट पार्ट है, उसको पिंच करें। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू MTP एक्ट द फॉलोइंग आर इंडिकेशन टू टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी बिफोर वायबिलिटी एक्सेप्ट। तो MTP एक्ट के अनुसार सभी इंडिकेशन है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए बिफोर वायबिलिटी के, किसी एक को छोड़कर। सीवियर कार्डियक डिसीज, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप या फिर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। MTP एक्ट के तहत 20 वीक तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, लेकिन MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया, उसके तहत 24 वीक कर दिए, लेकिन उसकी कुछ और कंडीशंस भी हैं। तो MTP एक्ट की बात करें तो 20 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए ही कहा जाता है जब प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन है, सीवियर कार्डियक डिसीज़ है, फीटस को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, या फिर रेप के कारण प्रेगनेंसी हुई है। लेकिन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में आपका MTP एक्ट है जो आपकी हेल्प नहीं करेगा। MTP एक्ट के तहत यदि आप प्लान नहीं किए थे, प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है, तो यहाँ पे आपके अबॉर्शन में MTP एक्ट लागू नहीं होगा। नेक्स्ट वन, केमिकल्स दैट रिड्यूस और इनहिबिट द ट्रांसमिशन ऑफ परसेप्शन ऑफ पेन इज। कौन से केमिकल हैं, केमिकल हैं जो दर्द का जो आपको फील हो रहा है, पेन, उसके ट्रांसमिशन के लिए इनहिबिट करेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, एंडोर्फिन्स या फिर सेरोटोनिन। तो ये काम करेंगे कौन, आपके एंडोर्फिन्स। क्या है, एंडोर्फिन, कि आपको पेन फील ना हो। नेक्स्ट वन, द फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलैरिटी आर ऑल एक्सेप्ट। सभी केस में सीरम ऑस्मोलैरिटी लेवल बढ़ेगा किसी एक को छोड़कर। डायबिटिक इंसिपिडस में, क्योंकि इसमें ADH-R1 जो वैसोप्रेसिन उसके कारण, यूरेमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में सीरम ऑस्मोलैरिटी नहीं बढ़ेगी, बाकी सब में बढ़ेगी। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट।
तो यदि आपके शरीर में फ्लूइड की कमी होती है तो सब कुछ देखने को मिलेगा किसी एक को छोड़कर। डिक्रीज्ड स्किन टर्गर, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो सकता है, मतलब आप लेटे हैं या बैठे हो अचानक से खड़े हो जाएं तो आपका बीपी लो हो जाएगा। इंक्रीज्ड टेम्परेचर, ये भी बढ़ जाता है जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो तो। इंक्रीज सेंट्रल वीनस प्रेशर, ये यहाँ पर नहीं बढ़ता है, घटता है सीवी। सेंट्रल वीनस प्रेशर क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट करके पूछा है तो आंसर होगा आपका इंक्रीज द सेंट्रल वीनस प्रेशर। नेक्स्ट वन, द सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन सभी आईवी थेरेपी के किसी एक को छोड़कर। फ्लूइड ओवरलोड होता है, एयर एम्बुलिज्म हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन इनफिल्ट्रेशन आईवी थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्या है, इनफिल्ट्रेशन। इन्फेक्शन जिस भी साइड पे कैनुला लगा है वहाँ होने के चांसेस रहेंगे, एयर एम्बुलिज्म हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज A 30-year-old man is brought to emergency with history of accident. Which of the following sign indicates the skull fracture? यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है कि इमरजेंसी में 30 साल का पर्सन, 30 साल उम्र है, लाया गया है, रोड एक्सीडेंट की हिस्ट्री है, कौन सा साइन बताएगा कि स्कल फ्रैक्चर हुआ है? फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम ईयर और नोज, पेरी ऑर्बिटल इकोमाइसिस, ब्लड फ्रॉम नोज, ब्लड फ्रॉम फोरहेड, बैटल साइन, कर्निंग साइन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जब भी फ्लूइड आपके ईयर, नोज और पेरी ऑर्बिटल एरिया से आता है, दैट मीन्स इसमें क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पर, CSF है और इंजरी स्कल में हुई है। क्या है, CSF आ रहा है आपका। तो यहाँ पर जो फ्लूइड ड्रेन होके आ रहा है कान, नाक और पेरी ऑर्बिटल इकोमायोसिस से, दैट मीन्स फीटल जो स्कल फ्रैक्चर हुआ है। इसके क्लासिकल साइन है पेरी ऑर्बिटल इकोमाइसिस या फिर नाक और कान से स्पेशली फ्लूइड का आना। नेक्स्ट वन, a type of presentation in which the fetal buttocks present at the pelvic inlet and the denominator is sacrum is called। कौन सा प्रेजेंटेशन है जिसमें डिनोमिनेटर, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, सैक्रम है, बटुक्स है जो पेल्विस इनलेट में है, तो ये क्या है, बाइटेक्स, ब्रीच, नी या फिर फुटलिंग। तो ये फुटलिंग तो नहीं, फुटलिंग में तो पैर बाहर की तरफ आएगा ब्रीच के साथ में, नी में घुटने प्रेजेंटिंग पार्ट में होंगे, ये कहलाएगा आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन, क्योंकि बटुक्स कहाँ है, पेल्विक इनलेट में है, डिनोमिनेटर सैक्रम है, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। बटुक्स प्रेजेंटेशन नॉर्मल है जिसमें हेड डाउन रहेगा, हेड एंगेज रहेगा पेल्विक इनलेट में। नेक्स्ट वन, which of the following is the most important nursing action that has to done for patient who has undergone cardiac catheterization? तो यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन है यदि कोई पर्सन कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है तो? चेक फॉर पल्स डेफिसिट, एलिवेट हेड एंड ऑफ बेड, असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग, या फिर प्रोवाइड अ बेड क्रेडल। कौन सा नर्सिंग एक्शन आप लेंगे जिस पर्सन का कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है? तो असेस द कैथेटराइजेशन साइट फॉर ब्लीडिंग, चेक करना है कि जिस साइट पर कैथेटराइजेशन प्रोसीजर हुआ है वहाँ पर कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन, नर्स इज असाइंड टू टेक ऑफ पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द पेशेंट वुड बी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मरीज है, क्या चीज़ आप यहाँ पे चेक करेंगे? इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, डेफिशिएंट नॉलेज या फिर इम्पेयर्ड मोबिलिटी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप चेक करेंगे यूरिनरी एलिमिनेशन को, क्या, यूरिनरी एलिमिनेशन। नेक्स्ट वन, द इंडिकेशन फॉर अ न्यूबॉर्न टू बी गिवन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सून आफ्टर बर्थ इज व्हेन। तो बच्चे को आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कब देंगे? जब बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद। यदि हार्ट रेट लेस देन 100 बीट पर मिनट हो, साइनोसिस हो बेबी, SpO2 95 से भी कम हो, बेबी इज़ नॉट क्राइंग एट बर्थ, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे आप। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी पल्स रेट की, तो होगी यदि 100 बीट से भी कम हो, कितनी, लेस देन 100 बीट पर मिनट से भी कम हो, तब आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे। नेक्स्ट वन, इन अ रेस्टोरेंट अ पर्सन सडनली कोलैप्स choking while eating, the ideal method to clear the airway is to use which of the following method? पर्सन अचानक से कोलैप्स हो गया, खाना खाते खाते चोक हो गया है, तो आप क्या करेंगे? जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर देंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट देंगे,
हेमलिच देंगे कि बॉल साल्वा देंगे? तो यहाँ पर जो मेथड आप अपनाएंगे वो होगी हेमलिच मैन्यूवर। कौन सी मेथड? हेमलिच मैन्यूवर। नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर कैसे नापेंगे? डायस्टोलिक बीपी प्लस सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3, डायस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 4, या फिर सिस्टोलिक बीपी प्लस डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 2, और सिस्टोलिक बीपी प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3। कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे आप मीन आर्टेरियल प्रेशर चेक करने के लिए? तो मीन आर्टेरियल प्रेशर के लिए आप क्या अपनाएंगे? सिस्टोलिक बीपी प्लस प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर जो आप सिस्टोलिक बीपी क्या है? सिस्टोलिक बीपी की 2 नंबर होती हैं, सिस्टोलिक और ब्लड प्रेशर को नापने की 2 नंबरिंग होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक अपर नंबरिंग मतलब 120, डायस्टोलिक है 80। तो आप कैसे नापेंगे? 120 प्लस 2 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 3। तो आप जो भी निकालेंगे वो आपका क्या निकल के आएगा? आर्टेरियल प्रेशर। नेक्स्ट इज द कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक, द पेशेंट ब्लड प्रेशर रिमेन्स विद इन नॉर्मल लिमिट्स, द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट आर। तो यहाँ पर यदि कंपनसेटरी शॉक की कंपनसेटरी स्टेज है, पर्सन का बीपी नॉर्मल है, कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी कार्डियक आउटपुट मेंटेन करने के लिए? इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, वैसो कॉन्ट्रिक्शन, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, या फिर इंक्रीज्ड मूवमेंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। ये काम करेंगी आपकी हाथ पांव चलाने के कारण। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ नर्स इन ट्रीटिंग अ पेशेंट इज कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक इज ऑल एक्सेप्ट। यदि पर्सन को कंपनसेटरी स्टेज में शॉक की तो सब चीज़ें आप करेंगे किसी एक को छोड़कर। मॉनिटर पेशेंट हीमोडायनेमिक स्टेटस, प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब आईवी फ्लूइड एंड मेडिकेशन, या फिर प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन। पर्सन बेचारा शॉक से निकला हुआ है, आप उसको तुरंत हेल्थ एजुकेशन नहीं देंगे, बाकी सब करेंगे। अनरिजर्व्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक प्रोग्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शॉक। यहाँ पर कहा है अनरिजर्व्ड हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की बात हो रही है, सभी टाइप होंगे किसी एक को छोड़कर, एनाफ्लेक्टिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक, या फिर न्यूरोजेनिक। तो सभी टाइप के शॉक होंगे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के कारण, लेकिन कार्डियोजेनिक शॉक नहीं होगा जब हार्ट में ही कुछ प्रॉब्लम हुई हो तब। इन द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एक्सपोजर, तो एक ही ओनली ऐसी वैक्सीन है जो एक्सपोजर के बाद लगाई जाती है, वो कौन सी है? मीजल्स, टाइफाइड, मम्स, या फिर रेबीज। तो वो रेबीज आफ्टर एक्सपोजर के बाद लगाई जाने वाली एक ही वैक्सीन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द कॉम्प्लिकेशन दैट आर एसोसिएटेड विथ पुअर न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन इन पोस्ट नेटल लाइफ इन अ न्यूबॉर्न इंक्लूड। तो यहाँ पर क्या होगा कि यदि कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि पुअर न्यूट्रिशन है जिसके कारण ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हुई है, वो भी पोस्ट नेटल लाइफ में बच्चे की ये पता चलेगा। स्टंटिंग, वास्टिंग, एडवर्स न्यूरल डेवलपमेंटल आउटकम, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। यदि माँ ने बच्चा पेट में रहा है तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई, जिसके कारण जब बच्चा बाहर आता है तो उसमें सभी चीज़ें होने के चांसेस रहेंगे। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो ये था ऑफिशियल पेपर। आई होप आपको आंसर क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। कोई भी डाउट हो इस पेपर को लेके तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, जिन्होंने भी अभी तक ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किए प्लीज़ ऐप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, वो भी PDF फॉर्मेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।